नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन और मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के मॉक टेस्ट नंबर 1 का मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 के मैथ का टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। जो भी टेस्ट दे चुके होंगे उनके पास प्रश्न पत्र होगा, तो यहाँ पे प्रश्न को मैं लिखूंगा नहीं, आप वहाँ से देखेंगे। प्रश्न पत्र जिनके पास होगा आप देखेंगे मैथ का सवाल क्वेश्चन नंबर 71 से 71 से लेकर के 80 कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। 71 जो है एक करा 6 का पावर 333 गुने 7 का पावर 222 गुने 8 का पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि जो बेस नंबर होगा जिस पर पावर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको प्राइम नंबर में चेंज कर लें। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? प्राइम नंबर से। यदि पहले से जो प्राइम नंबर में है तो ठीक है, 7 पहले से है प्राइम, 6 नहीं है। 6 को यदि प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 गुने 3, 8 को करोगे तो क्या होगा 2 का पावर 3। तो 6 की जगह लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 333 हो जाएगा, 7 का पावर 220, 8 की जगह 2 का पावर क्यू लिखे। अब इसका जो घात है 111। अब यह हो गया 2 का पावर 333 गुने 3 का पावर 333 गुने 7 का पावर 222 गुने 2 का पावर यहाँ 3 से गुना होगा 111 गुने 3। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। घातांक का नियम जानते होंगे, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n गुना में हो तो यहाँ पर ए टू द पावर m प्लस n। बेस सेम है मतलब आधार सेम है, गुना है तो इसका पावर जुट जाएगा, मतलब 2 का पावर 666। हम ऐसे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पावर जोड़ सकते थे लेकिन चलो कोई नहीं। 3 का पावर 333, 7 का पावर 222। ये सारे प्राइम नंबर हो गए। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करना हो तो ये पावर जुट जाते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा तो 666 जोड़ 333 जोड़ 222। आप जोड़िएगा, देखिए ये दोनों को जोड़ो 999, 222 जोड़ोगे 1 आ गया तो 1000 बना गया तो 1221 कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विकल्प क्या है हमारे पास 71 का? बी। तो ये बहुत फेमस है। टोटल प्राइम फैक्टर्स पूछेंगे तो सबसे पहले उस संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन से इस फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। 2 को पावर ए बी कुछ भी लिखा है, ए बी, 3 की पावर बी गुने 5 टू पावर सी गुने डॉट डॉट। ये सारे प्राइम नंबर होना चाहिए, जो बेस नंबर है वो सारे प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से इस फॉर्म में ले आएंगे। यदि टोटल प्राइम फैक्टर निकाला है तो सारे पावर को जोड़ देंगे। अगले प्रश्न की ओर। (72) 72। यदि 120 एक संख्या का 20%, कोई संख्या है इसका 20% मान किसके बराबर है? 120। अब करा उसी संख्या का 120, इसी संख्या का 120% क्या होगा? ऐसे प्रश्न में कई बार लोग करते हैं कि संख्या ज्ञात करना चाहो स्टार्ट करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं हो संख्या ज्ञात करने के लिए, हमको संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें नहीं पूछा गया। उस संख्या का 20% मान दिया हुआ है, उसी संख्या का हमको 120% निकालना है, कोई अन्य संख्या का नहीं। तो सीधा तुलना कर दें, 20% समतुल्य 120, तो 120% समतुल्य कितना होगा? यहाँ पर कितना गुना हुआ है? 6, तो ए भी 6 गुना 720। तो उसी संख्या का 120% 720 होगा। देखिए विकल्प में कौन सा उत्तर है? सी। वो संख्या हमें ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न 73।
विभाजन के एक सवाल में विभाजक 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 का मतलब क्या होता है? डिवाइजर, अंग्रेजी में कहे तो डिवाइजर, मतलब जिससे हम लोग भाग देते हैं। विभाजक भागफल का 3 गुना है, मतलब भागफल यदि q है तो विभाजक जो है q के 3 गुना है, तथा शेषफल का 6 गुना है। इसी के बारे में यदि कहें तो शेषफल का 6 गुना, ये बराबर रहेगा, हम एरो कर दिए, ये दोनों को रिलेट किया है भागफल और शेषफल से। तदनुसार यदि शेषफल आर लिया है, शेषफल 2, शेषफल दिया हुआ है तो शेषफल 2 है, इसका मतलब 6 × 2 12। अब यहाँ से हमको विभाजक भी पता हो गया, डिवाइजर क्या हो गया 12, तो डिवाइजर 12 हो गया, तो यहाँ से भागफल भी निकाल लेंगे, मतलब 3q बराबर 12, तो भागफल क्या हो गया 4। निकालना क्या था हमको? भाज्य। अब पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, वही विभाजक या भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, पता होगा। भाजक मतलब विभाजक कितना हो गया 12, भागफल कितना हो गया? भागफल यही 4 मिल गया हमारा 4, शेषफल कितना है 2, 48 2 50। कौन सा उत्तर होगा? बी, इसका उत्तर बी हो गया। सेवेंटी 74 नंबर 74 नंबर क्वेश्चन। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा का अनुपात, कोई मिश्र धातु है तो यहाँ पे जेडेन और कॉपर, तांबा का अनुपात कितना है? 5:3, ठीक। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 परिवर्तित करने के लिए कितना ग्राम तांबा कॉपर मिलाया जाए? कॉपर मिलाने के बाद इसमें कुछ ग्राम मिलाने के बाद, इसमें कुछ ग्राम मिलाए, कितना पता नहीं, कि इसका अनुपात क्या होना चाहिए? 5:4, ठीक। अब इस प्रश्न को समझिए, मिलाया क्या जा रहा है? कॉपर। इसका मतलब उसमें इसका वास्तविक मान जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, नियत होगा, चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अनुपात में परिवर्तन होते हैं इसको हम लोग समान करते हैं। तो यहाँ पर संयोग से समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, नहीं रहता 5 तो कैसे समान करते हैं? एलसीएम लेते हैं। मान लो यहाँ 5:3 हुआ, यहाँ पर कहता 7:9 हो रहा है, तो 7 और 5 का एलसीएम, मतलब यहाँ दोनों 35 बनाते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो ठीक है, सेम है, ये होना चाहिए था प्रश्न के अनुसार सेम, तो ये सेम है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन इसमें हो रहा है। कितने इकाई का वृद्धि हो रहा है? 1 इकाई का, 3 था 4 हो रहा है। अब क्या करा था? पहले कुल मिश्र धातु कितना था? एक मिश्र ए की कुल कितना था? 400 ग्राम, ये मात्रा 400 ग्राम, ठीक। तो ये 400 ग्राम यहाँ पे ये पहले से था, ए वाला मात्रा पहले, तो 5 और 3 8 मिलाकर कितना हो गया? 8 इकाई, एक इसके समकुल हो गया 400 ग्राम। कितना वृद्धि हुई? 1 इकाई, तो 8 समतुल 400 ग्राम हुआ, तो 1 इकाई, एक वृद्धि हुआ 1 इकाई यहाँ पे जस्ता में, कॉपर में, तांबा में, तो 1 इकाई कितना हो जाएगा? 400/8, मतलब 50 ग्राम की वृद्धि हुई 5:4 में परिवर्तन करने के लिए। सबसे आसान तरीका है, कई लोग एक समान के भी बताते। अगले प्रश्न की ओर। पचहत्तर नंबर 75। ए और बी की औसत आयु 20%। ए और बी की औसत आयु यदि 20 वर्ष, तो कुल आयु क्या हो जाएगा? 2 × 20, मतलब 40 वर्ष, ठीक है। ए को सी से बदल दिया गया, ए को सी से, मतलब सी जोड़ बी, तब इसका औसत आयु, जोड़ का मतलब हम कुल आयु निकाल रहे हैं, औसत आयु दिया हुआ है 19, तो कुल आयु क्या हो जाएगा? 2 × 19, 38 वर्ष। इसमें सी तथा ए की आयु, मतलब सी तथा ए की औसत आयु 21, इसका औसत आयु 21, तो 2 से गुना होगा वर्ष, तो
ए कितना हो गया 42 वर्ष। ठीक, इन तीनों को जोड़ो तो देखो क्या हो जाएगा 2a + b + c। इधर भी 2 कॉमन ले लें तो 20 जोड़ 19 जोड़ 21। ऐसा हम इसको डायरेक्ट करते कि तीनों का कुल आयु तीनों के औसत को मिलाकर बराबर होता, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कॉन्सेप्ट से चले। ऐसे भी यहाँ पे ये चीज़ योग निकालना पड़ता हमको। तो ये तीनों का कुल आयु कितना हो गया 20 19 21 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 60 वर्ष। ये तीनों का निकालना था ए बी सी की आयु वर्षों में क्रमशः अलग अलग। अब ए का ज्ञात करना होगा तो इन तीनों में से किसका घटाएंगे बी और सी का, मतलब 60 में से हम लोग 38 घटाएंगे। तो 60 में से 38 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 22 वर्ष। बी का ज्ञात करने के लिए 60 में से तीनों का आयु में से किसका निकालना घटेगा सी जोड़ ए का 42 घटाएंगे तो 42 हो गया तो क्या हो गया 18 वर्ष। यदि सी का निकालने के लिए क्या करेंगे तीनों का आयु में से हमको ए और बी का तो 40 20 वर्ष। तो इन तीनों का क्रमशः क्या हो गया 22 18 20। 22 18 20 तो नहीं है, डी ऑप्शन ही ले लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि 21 है इसको सुधार दीजिएगा, इसी को 22 कर दीजिएगा, मिस्टेक है उसमें। (76) नंबर। एक वस्तु की कीमत 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता है। पिछले टेस्ट में भी इस तरह का सवाल था कि किसी भी वस्तु की कीमत में कमी हुई है, उसके कुल एक्सपेंडिचर जो टोटल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है कुल व्यय कांस्टेंट है। ये पहले भी 225 रुपया खर्च करता था, बाद भी खर्च करता था 225 ही। तो कमी हुई तो वस्तु ज़्यादा मिलेगा, सामान ज़्यादा मात्रा में होगा। उसमें भी बताए थे कि ए यदि कांस्टेंट है, ए आपका कांस्टेंट है, नियत है आपका, तो दाम जिस अनुपात में परिवर्तित होगी, दर जो उसका जिस अनुपात में परिवर्तित होगी, उस वस्तु का मात्रा विपरीत अनुपात में। तो देखिए कीमत की बात क्या कह रहा है, कीमत जो है 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब इसको भिन्न में बदलें तो 1/10, 10 में 1 कम मतलब 9/10। मतलब कीमत का जो अनुपात चेंज हो रहा है, पहले 10 था अब 9। ए मूल है या पहले, ए हो गया बाद में। तो यहाँ पे मात्रा जो वस्तु का होगा वो किस अनुपात में बदल देगा 9:10। यहाँ पर कितने इकाई का वृद्धि हुआ मात्रा में 1 इकाई का। प्रश्न के अनुसार यही एक इकाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना सामान अधिक मिलता है उसको 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम सामान अधिक मिलता है, मतलब एक इकाई 25 किलोग्राम। मूल कीमत, तो मूल कीमत के लिए कौन मूल मात्रा, तो मूल मात्रा कौन हुआ 9। तो 9 किसके समतुल हो गया 1, तो 25 नमा 225। तो स्टार्टिंग में उसको 225 किलोग्राम सामान मिलता था, कितने रुपए में 225, तो प्रति किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम की बात करेंगे पर केजी, तो 225/225 मतलब 1 रुपये प्रति किलोग्राम। आंसर कोई है विकल्प में हमारा सी विकल्प है। अगले प्रश्न, (77) मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक में बेचा होता, मान लो कि उसने उसका सीपी 100 रुपया था, 100 रुपया था, अब वो 10% हानि पे बेचता है, तब एसपी क्या हो जाएगा उसका 100 का सामान 90 में बेचा। अब कह रहा कि इसी को 45 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता, मतलब यहाँ पे 5% प्रॉफिट होता, मतलब SP2 हो गया 105। अब इसमें कितना अंतर हो गया 15 इकाई अधिक, यही प्रश्न में दिया हुआ है 45 रुपया अधिक में बेचा होता, तो 15 समतुल्य कितना हो गया 45 का। निकालना क्या था इसका कि उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, मतलब शुरुआत का, तो 90 कितना समतुल्य हुआ, तो ये 90 कितना 1 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना 270। आंसर क्या हो गया हमारा
डी ए 77 का ए। अगले प्रश्न की ओर। सेवेंटी एट है। एक्स वाई जेड तीन धनराशियाँ इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसा साधारण ब्याज दर पर y x के साधारण ब्याज के बराबर है। y जो है x के साधारण ब्याज, तो x के साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होता है? पी आर टी। दर एक ही है, मान लो दर r हो गया t बटा 100, यही हो गया, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर, हाँ y x के साधारण और z y के, z जो होगा y के साधारण ब्याज, तो y का साधारण ब्याज y r t बटे 100। अब यहाँ पे एक में दो को से भागा दे दो या दो में एक से, इसमें भागा देंगे तो y बटे z, इसमें इसको भागा दीजिएगा, देखिएगा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x बटा y। यहाँ पे रिलेशन बन गया, बच गया वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। कोई विकल्प है यहाँ पे? यही रिलेशन निकाला था, ए विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उनासी नंबर। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई ए और बी दो व्यक्ति है, वो पूरे काम को 30 दिन में कर सकते हैं, किए नहीं है, ये कह रहा है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। ए काम किया कितने दिन तक? 20 दिन तक, ठीक है, काम किया कार्य किया। उसके बाद बी जो चला गया, ठीक है, तब ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। तो शेष कार्य 20 दिन में, तो 20 दिन में कितना कार्य किया होगा? समय 2/3 लगा, ठीक है, तो 2/3 काम कर चुका, काम हो चुका। तो ए जो है शेष काम कितना बचा? शेष काम जो होगा वो 1/3 कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, सॉरी 20 दिन में लगता है, 10 दिन में कर, 20 दिन में कर रहा है, हाँ। तो ए जो है पूरा काम को, एक काम को कितने दिन में करता है पूरा? ये तिहाई हो गया, तो यहाँ कितना हो गया? 60 दिन। अब देखो ए बी दोनों एक काम को कितने दिन में कर रहा था? 30 दिन में। तो ए प्लस बी जो है इस काम को 30 दिन में करता, और एक अकेले कितने दिन में करता? 60 दिन में। एलसीएम ले लें, 60 हो गया, मतलब ये 2 और 1, ये दोनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी, कार्य क्षमता हो गया कि ए प्लस बी एक दिन में 2 इकाई और ये अकेले 1 इकाई। तो इसका मतलब यहाँ से बी का भी एक दिन का कितना एफिशिएंसी निकल गया? एक एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, दोनों मिलकर 2 इकाई, एक अकेले 1 इकाई। तो यहाँ से बी भी क्या हो गया? 2 - 1 ए। तो दोनों का कार्य क्षमता जो है बराबर, बी भी एक दिन में 1 इकाई। अब पूछ रहा था प्रश्न में कि बी अकेला हुआ कार्य कितने दिनों में? तो बी एक दिन में 1 इकाई, कुल काम कितना हो गया? यही हमारा कुल काम। तो बी जो है 1 इकाई काम जो है एक दिन में कर रहा है, तो बी 60 इकाई कितने दिन में करेगा? 60 दिन। तो यही उत्तर हो गया हमारा। यहाँ पर कौन सा विकल्प है? ए विकल्प। ऐसे यहाँ से भी डायरेक्ट सोच सकते थे ऐसे कि शेष काम 10 दिन का ये बचा हुआ था, इसका ये दोनों का 10 दिन का था, जिसको 20 दिन का इफिशियंसी। ऐसे भी सोचते कि ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था, ए उसको 20 दिन में, तो दिन का अनुपात कितना हो गया? 1:2। तो जिस अनुपात में डे होता है इफिशियंसी, उसके विपरीत इफिशियंसी का अनुपात यहाँ पे 2:1। ऐसे भी इफिशियंसी डायरेक्ट निकाल सकते थे, वही चीज़ ऐसे करके निकाले, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, sin टू द पावर 4θ प्लस cos टू द पावर 4θ ये दिया हुआ है। इसका अधिकतम मान है, अधिकतम मान का मतलब मैक्सिमम वैल्यू,
अधिकतम मान। आप ट्रिक याद करना, फॉर्मूला किताब में भी नहीं मिलेगा। साइन टू द पावर m प्लस कॉस टू द पावर n का फॉर्म हो यदि इस फॉर्म में, जहाँ m और n ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब कम से कम ये मान घात 2 हो। तो जरूरी नहीं कि दोनों बराबर ही हैं, दोनों 4 ही हो सकता है 1 2 1 3 हो, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 हो 3 हो 4 हो। इस दशा में इसका अधिकतम मान हमेशा 1 होगा। आँख मूंद करके 1 सेकंड का सवाल है, आंसर मारना। इस समय मैंने कह दिया कि साइन टू द पावर m प्लस कॉस टू द पावर n का फॉर्म हो, m n दोनों नहीं लेने का मतलब ये अलग अलग भी हो सकता है, दोनों का पावर सेम ही है। यदि ऐसा भी रहता कि यहाँ 3 रहता यहाँ 4 रहता तो भी अधिकतम मान पूछता। आँख मूंद के आंसर 1 मानना हमेशा। तो यहाँ पर इसको नोट करके याद कर लो, ये ब्रह्मास्त्र है। प्रोसेस से भी बना सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab के फॉर्म में बदलते, लंबा चल जाता, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। तो ये 10 सवाल हम लोग हल कर चुके। आज के लिए इतना ही। इस टेस्ट का मैथ का टोटल सवाल डिस्कस कर लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।